नमस्कार। मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश शेखर। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ CBI निदेशक संजय मिश्रा की। वो संजय मिश्रा जिन्हें कि बार बार एक्सटेंशन देने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने मानी केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी और ये पूछा था कि क्या ईडी में और कोई अच्छा अधिकारी नहीं है? आखिर क्यों बार बार संजय मिश्रा को आप बार बार उनका कार्यकाल बढ़ाते जा रहे हैं, एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं? सरकार ने कहा कि इस समय G20 का कार्यक्रम चल रहा है और उसके लिए उनकी बहुत आवश्यकता है। खैर, माननीय न्यायालय ने 15 सितंबर तक का वक्त दिया था। कार्यकाल पूरा होने के बाद कल संजय मिश्रा की विदाई कर दी गई। अब उनकी जगह बिहार कैडर के 1993 बैच के नवीन कुमार को नई जिम्मेदारी दी गई है। अब उन्हें बहुत तेज तर्रार अधिकारी बताया जा रहा है। अब देखना ये है कि वो भी केंद्र सरकार के इशारों पर वैसा ही काम करते हैं जैसा कि संजय मिश्रा करते रहे थे। संजय मिश्रा का क्या होगा, या उनको सभी सरकारी एजेंसियों का सलाहकार बनाया जाएगा, जिस बात की संभावना अधिक लगती है। खैर, इसमें हम बाद में बात करेंगे। सपा नेता आजम खां को 800 करोड़ के आयकर घोटाले में दोषी ठहराया जा रहा है। आरोप है कि उन्होंने दान की रकम को अपने आयकर में नहीं दिखाया और जौहर ट्रस्ट में जौहर ट्रस्ट के कारण बनी यूनिवर्सिटी में ज़मीनों को भी गलत तरीके से लिया गया, जिसमें कि कुल सरकारी भूमि भी है। खैर, मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूँ कि अगर किसी पर कोई कार्रवाई होती है तो मैं इसकी खिलाफत करता रहूं, लेकिन उसके सवाल जो कार्रवाई का समय होता उस पर सवाल ज़रूर उठेगा। जिस तरह आप आजम खां के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, सरकार बताए कि कितने ऐसे निजी विश्वविद्यालय हैं या कितने निजी स्कूलों के मालिक हैं जिनके खिलाफ आपने इस तरह की कार्रवाई की है। अगर सरकार गहराई से आकलन करे तो निश्चित तौर पर व्यवस्था में ही सुधार हो जाएगा। आजम खां ने सब कुछ ठीक किया, ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन अकेले ही आजम ही क्यों? अच्छा तो तब रहता जब आप 4-4 दर्जन स्कूलों के मालिक जिन पर कि आरोप है उन्होंने ग्राम सभा की ज़मीन पर अपने विद्यालय बना रखे हैं, उनकी भी जांच की जाती। किस तरह उन्होंने सरकारी भूमि का अपने में कब्जे में लेकर दुरुपयोग किया है, उनके भी दान की स्थिति देखी जाती। किस प्रकार
उन्होंने लोगों से दान लेके, या अगर उन्होंने खुद के किया है तो क्या उनकी ये हैसियत है कि वो अपने बल पर स्कूल खड़ा कर सकें। और भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र कानपुर बुंदेलखंड में सभी 13 जिलाध्यक्षों को बदल दिया है। संभवतः वहाँ नई कार्यकारिणी बनेगी। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों पर दांव खेला है। छत्री और वैश्यों को भी कुछ जिलों की कमान दी गई है। दलित और पिछड़े भी पदाधिकारियों में शामिल किए गए हैं, लेकिन जैसा कि आरोप है कि आबादी के अनुसार उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं किया गया। किस जात की कितनी संख्या है ये तो तब जानकारी होगी कि जब सरकार जात आधारित जनगणना कराएगी। पिछड़े वर्ग के लोग जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार उस पर हामी नहीं भर रही है, क्योंकि उसे ऐसा महसूस होता है कि निश्चित तौर पर 1931 के बाद जाति जनगणना नहीं हुई। 2011 में सरकार ने जाति जनगणना कराई थी, लेकिन उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। उस समय भी 52% पिछड़े वर्गों की आबादी बताई गई थी और उसके तहत ही मंडल कमीशन के तहत 27% का आरक्षण दिया गया था। आज एक अनुमान के अनुसार इतने वर्षों में पिछड़ों की आबादी निश्चित तौर पर बढ़ी होगी, लेकिन असली जानकारी न होने के कारण न तो उस वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल पा रहा है और न ही उनको सरकारी नौकरियों में पर्याप्त हिस्सेदारी। तो जाति जनगणना जरूरी है, लेकिन सरकार इस ओर कदम बढ़ाती नहीं दिख रही है। और एक महत्वपूर्ण खबर है, जिसे कि एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल होता है, गोदी मीडिया। वहाँ से लगभग ये गायब है कि मॉरिशस ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने से पहले ही अडानी कंपनी में पैसा लगा रही 2 कंपनियों को अपने यहाँ बैन किया है और ये माना है कि उन्होंने हवाला के जरिए टेरर फंडिंग की है और गलत तरीके से तमाम कानूनों का उल्लंघन करके गलत तरीके से पैसा इस्तेमाल किया है। अडानी से जब इस बारे में जानकारी की गई तो उन्होंने साफ कहा कि मुझे सहयोग कर रहा उसके बारे में पर्याप्त मैं जानकारी नहीं रखता हूँ। जिस प्रकार अपनी जो भूमिका सेबी की है, उसी प्रकार वहाँ एक भूमिका एक एजेंसी की है, जिसने बाकायदा गलत तरीके से पैसे लगाने, हवाला कारोबार को बढ़ावा देने और टेरर फंडिंग का आरोप लगाते हुए कंपनी को बैन किया है। निश्चित तौर पर यह अडानी समूह की जिम्मेदारी है। हमारे देश में भी इस बात की जांच होना चाहिए। यही मांग तो विपक्ष कर रहा था कि इस पर जेपीसी बनाई जाए ताकि उसकी विस्तृत जांच हो सके। आज अडानी पर पोर्ट से लेकर रक्षा एजेंसियों के भी तमाम काम हैं। तो आखिर यह जानकारी क्यों नहीं होना चाहिए कि जो लोग अडानी समूह में पैसा लगा रहे हैं
उनका बैकग्राउंड क्या है। मॉरिशस की कंपनी शेल कंपनी के जरिए पैसे लगाने की बात का आरोप विपक्ष लगाता रहा। जिस प्रकार से 2 कंपनियों को वहाँ मॉरिशस सरकार ने बैन किया है, उससे बात ये तय हो गई है कि निश्चित तौर पर अडानी समूह में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए भारतीय जनता पार्टी विपक्षी गठबंधन इंडिया को घेर रही है, क्योंकि इंडिया ने एक दिन पूर्व 14 नफरती एंकरों के खिलाफ बैन लगाया है। वो उनके किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। और इधर सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में 3 संपादकों के खिलाफ प्रदेश सरकार द्वारा दर्ज की गई रिपोर्ट को खारिज करने की बात कही है। उन्होंने सरकारी वकील से पूछा है, क्यों ना, यही तो अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, भले ही वो रिपोर्ट गलत हो, वो उस पर जांच हो सकती है, लेकिन उसे रोका कैसे जा सकता है या उस पर कार्रवाई कैसे की जा सकती है। यही तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो निश्चित तौर पर ये अगर मणिपुर में अभी तो उन्होंने 3 संपादकों पर जो कार्रवाई हुई थी उस पर रोक लगा दी है। और अगर ये रिपोर्ट खारिज होती है तो निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार को, मणिपुर की प्रदेश सरकार पर एक और दाग लगेगा। वह भारतीय जनता पार्टी जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर इन नफरती एंकरों का बचाव कर रही है, वहीं मणिपुर में सेना के अनुरोध पर रिपोर्टिंग करने गए 3 एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया के वरिष्ठ संपादकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा रही है कि उन्होंने गलत रिपोर्टिंग करके प्रदेश में हिंसा भड़काने का काम किया है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।